बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। हम टेंसेस के बारे में जो है थोड़ा बहुत जानेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं और उनकी क्या अहमियत है। अब लेट्स मूविंग। टेंसेस होते क्या हैं? देयर आर थ्री पीरियड्स। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो पीरियड्स होते हैं। पीरियड जो है वो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। हर जबान के अंदर यही तीन पीरियड्स होते हैं। और जिसको उर्दू में हम प्रेजेंट यानी कि हाल कहते हैं, पास्ट को हम माजी कहते हैं और फ्यूचर को हम उर्दू में मुस्तकबिल के नाम से जानते हैं। अब ये जितने भी पीरियड्स हैं तीन, इन सब की जो है चार चार टेंसेस होते हैं हर पीरियड के। मिसाल के तौर पर वो टेंसेस कौन से होते हैं? या तो सिंपल और इंडेफिनिट टेंस जिनको कहते हैं, कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, परफेक्ट टेंस कहते हैं, एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जब हम सबसे पहले हम प्रेजेंट के टेंसेस पढ़ेंगे। प्रेजेंट के अंदर जो है प्रेजेंट की भी यही चार काइंड्स होती हैं। इसी तरीके से पास्ट की भी यही चार काइंड्स होती हैं और फ्यूचर की भी यही चार काइंड्स होती हैं। और ये टेंसेस जो है, अगर आप इसको पूरी तरीके से समझ जाते हैं, अगर इसको आप इसकी इसके फॉर्मूले को, इसकी डेफिनेशंस को, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी ग्रामर, इसके रूल्स ठीक तरीके से अगर आप समझ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको 50% इंग्लिश ग्रामर आपने जो है सीख ली। और ये टेंसेस ऐसी चीज़ है जो कि इंग्लिश के अंदर जो भी हमारा सेंटेंस बनता है, जो भी सेंटेंस हम बना रहे होते हैं, वो इन्हीं टेंसेस में से, इन्हीं 12 टेंसेस में से किसी ना किसी टेंस के साथ उसका रिलेशन होती उसका जो है ताल्लुक होता है, उसकी जो है रिलेशन होती है। तो इन टेंसेस को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस की जो है टाइप्स होती हैं। तो सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्या सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, जिसके जरिए हम पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा है। मिसाल के तौर पे शी इज अ टीचर, वो टीचर है। और उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं इनकारिया, इनकारिया जुमला। इस सेंटेंस में क्या होता है? क्या सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ नेगेटिव स्टेटमेंट बाय यूजिंग नॉट और अनदर निगेशन। इसके जरिए होता यह है, सेंटेंस के अंदर जब हम किसी चीज़ का इनकार कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर शी इज़ नॉट अ टीचर। अब यहाँ ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम किसी चीज़ के ना होने के बारे में बता रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में इनकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और इंटरोगेटिव क्या होता है? कि इंटरोगेटिव जिसके अंदर हम सवाल कर रहे होते हैं, इंटरोगेटिव उर्दू में सवालिया सेंटेंस को कहा जाता है। मिसाल के तौर पे इज शी अ टीचर। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या वो टीचर है। अब सामने वाला यस या नो में जवाब मुझे दे सकता है। इंटरोगेटिव की काइंड्स होती है। इंटरोगेटिव जो सवालिया सेंटेंस होता है उसकी दो किस्म होती हैं, दो काइंड्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, कंफर्मेटिव क्वेश्चन जो है पहली काइंड होती है। कंफर्मेटिव क्वेश्चन के नाम से ही पता चल रहा है कि कंफर्म कर रहे होते हैं। जब हम अपने सवाल के जरिए किसी बात को कंफर्म करना चाह रहे होते हैं कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। जैसे अ क्वेश्चन दैट एक्सपेक्ट्स यस और नो आंसर, यानी कि हम उस क्वेश्चन के जरिए या तो यस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या नो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हमें एक डाउट होता है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। मिसाल के तौर पर, आर यू कमिंग टू द पार्टी? अब यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन है, मुझे डाउट है, तो यहाँ पर मैं क्लियर करने के लिए ये सवाल कर रहा हूँ कि आर यू कमिंग टू द पार्टी? क्या आप पार्टी में आ रहे हो? तो जवाब या तो यस में होगा या तो नो में होगा। और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन क्या होता है? A question that asks for specific information and starts with who, what, when, where, why और how। इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के जरिए जो है सवाल किया जाता है। तो या तो सब्जेक्ट के बारे में सवाल किया जा रहा होता है, जैसे हु यानी कि कौन, वट यानी कि क्या, इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल किया जा रहा होता है या एक्शन के बारे में सवाल किया जा रहा होता है। व्हेन यानी कि कब, यानी कि किसी टाइम के बारे में सवाल किया जा रहा होता है। वेयर यानी कि कहाँ, किसी जगह के बारे में सवाल किया जा रहा होता है। वाई यानी कि क्यों, रीजन के बारे में सवाल किया, रीजनिंग पूछी जा रही होती है। हाउ यानी कि कैसे, एक्सटेंड पूछा जा रहा होता है कि परफॉर्म, कोई एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो वो कैसे परफॉर्म हो रहा है। उसमें हम एडवर्ब लगाकर जो है उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पर आंसर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा कोई ना कोई प्लेस को लेकर, किसी न किसी जगह को लेकर एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। कि वेयर के जरिए अगर सवाल किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो किसी जगह के बारे में सवाल कर रहा है। अब जवाब देने वाला यस या नो में जवाब नहीं दे सकता, बल्कि उसे जो है उस जगह का नाम बताना पड़ेगा जहां पर वो जा रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, वर्ब टू बी।
अब वर्ब टू बी बेसिकली क्या होता है, वर्ब टू बी के जरिए हम जो है किसी स्टेट ऑफ बीइंग हम डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, या ऐसा था ऐसा नहीं था, या ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। हम इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम इन तीन में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, इनमें से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। उसके बाद जिस चीज को हम डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हैं, जिस चीज के बारे में हम बताना चाह रहे होते हैं, वो आता है, या फिर उसकी खासियत आती है। मिसाल के तौर पर शी इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। मैंने जैसा कि हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था कि कभी भी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें फॉर्मूले को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्टली नहीं बन पाएगा। अब मिसाल के तौर पर शी यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, और डॉक्टर यहाँ पर जो है एक नाउन यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर, हाँ, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउंस जो होते हैं, आई यू वी दे ही शी इट, अगर आई एज अ सब्जेक्ट होगा तो हम एम यूज करेंगे। अगर यू वी दे, अगर ये सब्जेक्ट होंगे तो हम आर यूज करेंगे। और अगर ही शी इट, या अगर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम इज यूज करेंगे। और अगर प्लूरल नाउन होगा तो हम आर यूज करेंगे। ये सिमिलरली नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के अंदर यही रूल चलेगा। अब मिसाल के तौर पर नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नोट का इजाफा करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, हम इनकार कर रहे हैं। उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। मिसाल के तौर पर शी इज नॉट अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर नहीं है, सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, अ डॉक्टर इज अ नाउन। इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो इंटरोगेटिव का रोल क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट उसके बाद में आता है। उसके बाद जो है नाउन या एडजेक्टिव जो भी हमने यूज किया हुआ है। मिसाल के तौर पर इज शी अ डॉक्टर, शी इज पहले था अफर्मेटिव में, इसमें सब्जेक्ट पहले आया था और हेल्पिंग वर्ब बाद में आया था। लेकिन इंटरोगेटिव के अंदर क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब पहले आया और सब्जेक्ट उसके बाद। वर्ब टू बी का जो पास्ट होता है वो कैसे होता है, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब एज एम आर की जगह वाज वर लग जाता है। अब वाज और वर जो है हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। वाज जो है वो सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल होता है, और वर जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आई के साथ जो है वाज इस्तेमाल होगा, यू वी दे के साथ जो है वर इस्तेमाल होगा, ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो वॉज इस्तेमाल होगा। यानी कि आई ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ वॉज होगा इस्तेमाल, और यू वी दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ वर इस्तेमाल होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद वाज या वर आएगा, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव आएगा। मिसाल के तौर पर दे वर एट द पार्क, यानी कि वो पार्क में थे। अब यहाँ पर जो चीज बताई जा रही होगी वो पास्ट से रिलेटेड बताई जा रही होती कि ऐसा था ऐसा नहीं था, या क्या ऐसा था। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सेम सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नोट का इजाफा होगा उसके बाद। और इसी तरह इंटरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में। सिमिलर वही सेम रूल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम एग्जांपल देखें तो दे वर एट द पार्क, वो पार्क में थे। नेगेटिव सेंटेंस दे वर नॉट एट द पार्क, वो पार्क में नहीं थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस वर दे एट द पार्क, क्या वो पार्क में थे। सिमिलरली वर्ब टू बी अगर हम फ्यूचर में पढ़ते हैं तो फ्यूचर के अंदर हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर विल बी हो जाता है। जैसे इज़म यहाँ पर प्रेजेंट में इज़म आ रहा था, पास्ट में वाज या वर आ रहा था, और फ्यूचर में विल बी आएगा। अब विल बी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तमाम सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट आ रहा है, सब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सबके साथ विल बी यूज होगा। इसी तरीके से जैसे हम देखें अफर्मेटिव सेंटेंस आई विल बी अ टीचर, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है जो कि हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर के, कि जब हेल्पिंग वर्ब एक एक आ रहा था, यानी कि इज आ रहा था, एम आ रहा था, या आर आ रहा था, या वाज या वर आ रहा था, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इजाफा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर रूल ये होगा
कि यहाँ पर जो है दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे होते हैं तो नोट का जब हमने नेगेटिव में इजाफा करना होता है वो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद करना होता है। सिर्फ जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि विल के बाद नोट का इजाफा होगा और उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद जो है नाउन या एडजेक्टिव हम बोलेंगे। मिसाल के तौर पर आई विल नॉट बी अ टीचर, आई विल बी नॉट अ टीचर जो है वो गलत सेंटेंस है। इस तरीके से इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें तो विल आई बी अ टीचर, जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में रिप्लेस होगा वो भी फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करेगा। सब्जेक्ट फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आएगा और फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। उसके बाद जो है नाउन, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब एंड उसके बाद नाउन। जैसे मिसाल के तौर पे विल आई बी अ टीचर, आई विल बी अ टीचर मीन्स मैं टीचर होऊंगा या मैं टीचर बनूंगा। आई विल नॉट बी अ टीचर, मैं टीचर नहीं होऊंगा या बनूंगा। विल आई बी अ टीचर, क्या मैं टीचर बनूंगा। So I hope you have understood each and everything. See you inshallah in next session. Till then, take care. Allah Hafiz.